असद सरकार का पतन हो चुका है। असद सरकार का तख्ता पलट करने वाले संगठन एचटीएस के नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी की जीत के बाद पहली प्रतिक्रिया का सबको इंतजार था। जुलानी ने अपना विजयी भाषण राजधानी की उमैयद मस्जिद से दिया और अपने इरादे लोगों के सामने साफ कर दिए। 27 नवंबर से शुरू हुए असद विरोधी अभियान के हीरो हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस के प्रमुख अबू मोहम्मद अल जुलानी बना है। हालांकि इस लड़ाई में दर्जनों विद्रोह ग्रुप एक साथ असद सेना के खिलाफ लड़ रहे थे। रविवार को अपने विद्रोही समूह हयात तहरीर अल शाम के राजधानी पर कब्जा करने के कुछ ही घंटों बाद दमिश्क पहुंचे जुलानी ने उमैयद मस्जिद में अपनी स्पीच दी। जुलानी ने ऐलान किया कि विद्रोहियों ने अत्याचारी बशर अल असद की सरकार को गिरा दिया है। जुलानी ने उमैयद मस्जिद में इकट्ठा हुई भीड़ से कहा कि असद शासन ने अपने ही हजारों नागरिकों को अन्यायपूर्ण तरीके से और बिना किसी अपराध के कैद कर लिया है। हम सीरियाई लोग इस देश के असली मालिक हैं। हम लड़ते रहे हैं और आज हम इस जीत से नवाजे गए हैं। जुलानी ने लोगों से कहा कि अल्लाह आपको मायूस नहीं करेगा। ये जीत सभी सीरियाई लोगों के लिए है। वो सभी इस जीत का हिस्सा थे। आगे अल जुलानी ने लोगों से पूछा, दुनिया भर में कितने लोग विस्थापित हुए, कितने लोग तंबू में रह रहे हैं, कितने समुद्र में डूब गए। मेरे भाइयों, इस महान जीत के बाद पूरे क्षेत्र में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। जुलानी ने लोगों से कहा कि एक नया सीरिया बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, जो इस्लामी राष्ट्र के लिए एक प्रकाश स्तंभ होगा। जुलानी ने अपने भाषण में ईरान के सीरिया में दखल की भी आलोचना की। बता दें कि सीरिया में असद सरकार का तख्ता पलट ईरान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि असद को ईरान का समर्थन रहा है। 2016 में अल-कायदा से नाता तोड़ने के बाद से जुलानी ने खुद को ज्यादा उदारवादी नेता के रूप में पेश किया। अमेरिका और बाकी पश्चिमी देश अब भी एचटीएस को एक आतंकी संगठन ही मानते हैं। 2011 से वहां पे एक तरह से देखा जाए तो गृह युद्ध चल रहा था। पहले अपराइजिंग थी, अरब अपराइजिंग, जो प्रो डेमोक्रेसी के लोग थे वो लड़ रहे थे। फिर बाद में अल-कायदा वहां पे आ गया, दाइश फिर आ गई। इन लोगों ने वहां पे खिलाफत कायम कर दी। वो कई साल रही, 2-3 साल। उसकी वजह से सब बर्बाद हो गया, इराक भी और सीरिया भी। फिर उसके अलावा ये भी था कि तब से इनका पूरा कंट्रोल तो था नहीं मुल्क के ऊपर। कभी कहीं प्रॉब्लम थी, कभी कुर्दिश की प्रॉब्लम थी, तो कभी ये मिलिटेंट ग्रुप इदलिब सिटी में काफ़ी स्ट्रांग थे। फिर इनका इंटरवेंशन बराबर रहता था। टर्की और इजराइल लगातार पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं बॉम्बिंग कर रही थी। इनके जितने वेपन डिपो थे उसको बहुत से अधिकतर को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर उसके अलावा ये था कि ये आतंकवादी जो ग्रुप हैं वो अपने को अब आतंकवादी नहीं कह रहे हैं, लेकिन इनका पास तो वही है तहरीर अल शम्स का। ये पहले जबहत अल नुसरा थी जो कि एक उसका ग्रुप था, अल-कायदा का ग्रुप था। तो ये सारे लोग जो थे लगातार एक के बाद इंसिडेंट होते गए, ये कमजोर होते गए। रेवेन्यू था नहीं, स्टेट फेल हो चुकी थी, और फिर सेना ने लड़ने से भी इनकार किया। अधिकतर लोगों ने, उनको लगा कि वो सेना अपने ही लोगों को मार रही है, तो वो उसमें डिसर्शन शुरू हो गया और उनका पतन हो गया। अल जुलानी और एचटीएस ने उस धारणा को बदलने की कोशिश की है जिसमें उन्हें एक आतंकी संगठन के तौर पर देखा जाता है। अपने आक्रामक अभियान की शुरुआत से ही उन्होंने एकता के संदेश पर ध्यान दिया है और उम्मैयद मस्जिद में अल जुलानी के भाषण में इस पर जोर दिया गया। देखिए, अगर ये आतंकवादी ग्रुप इराक में आते हैं तो मैं समझता हूँ कि कोई खतरा बन सकता है। और वहां पे तेल की सप्लाई है, वहां पे एक दोबारा से अराजकता फैलती है, तो वो एक खतरे का विषय बन सकता है। और अगर ये सीरिया के अंदर सीमित रहते हैं और वहीं पे इनके आपस में झगड़े होते हैं या एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाते हैं, तो इमीडिएट इतना खतरा नहीं होगा भारत को।
हाँ, इससे पहले की जो हुकूमत थी वो सेकुलरिज्म पे विश्वास था उसका, हालांकि थे वो भी काफी डिक्टेटोरियल रिजीम थी, तानाशाह की तरह काम करते थे। अब देखना ये है, लगता है ऐसा कि एक तानाशाह को दूसरा तानाशाह तो कहीं रिप्लेस नहीं कर रहा, इस बात का खतरा जरूर नजर आता है। सर, बात करें अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की, ट्रंप के बयान पे हमारी लड़ाई नहीं है, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जीत जा सकती है। देखिए, ये ट्रंप साहब को कोई जरूरत नहीं लड़ने की, उनका काम मैं समझता हूँ कि जो संगठन थे वहां के ऊपर, तहरीर अल शम्स जिसने बशर अल असद को हटाया है सत्ता से, उन्हीं ने कर दिया। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका की बेसिक पॉलिसी जो थी रिजीम चेंज की थी, तो रिजीम चेंज हो ही गया। अब उनके माध्यम से अब ये देखना है कि आने वाली रिजीम के किस तरह के संबंध होते हैं अमेरिका के साथ। सर, पश्चिम एशिया के लिए इसका क्या व्यापक हो सकता है? बहुत बड़ा असर पड़ेगा पश्चिम एशिया पे। पश्चिम एशिया पे एक तो असर इसका सबसे ज्यादा पड़ेगा कि इराक के ऊपर सबसे ज्यादा, इराक बिल्कुल इसके बॉर्डर इस पे मिलते हैं, और दूसरी तरफ लेबनान के ऊपर बॉर्डर पर के ऊपर असर पड़ेगा। ईरान के ऊपर बहुत बड़ा असर है क्योंकि जो ईरान की पॉलिसी थी आर्क ऑफ रेसिस्टेंस की, तो वो तो बहुत ही कमजोर, उसको एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, इसलिए कि हिजबुल्लाह काफी कमजोर हो नजर आ रहा है, लंबी लड़ाई लड़ रहा है इजराइल के साथ। अब उसकी सप्लाई सपोर्ट बेस भी कम हो जाएगा, क्योंकि बीच में सीरिया आ गया। पहले उनकी लगातार सप्लाई बनी रहती थी ईरान के साथ, ईरान वाया इराक। दूसरी बात ये भी है कि हिजबुल्लाह का कमजोर होना ये सीरिया के लिए और लेबनान के जो अपोजिशन ग्रुप है उनके लिए तो वो अच्छी बात वो लोग अच्छा समझते हैं मगर ईरान के लिए एक बड़ा सेटबैक नजर आता है। बता दें कि मोहम्मद अल जुलानी के सिर पर 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी माना जाता है। हालांकि सीरिया के तख्तापलट के बाद उसने अपनी छवि बदलने के लिए अपनी पगड़ी उतार दी और वो अब ब्लेजर पहने इंटरव्यू देता नजर आ रहा है। इस बीच अब सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि आने वाले दिनों में भारत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। देखिए विदेश मामलों के जानकार वेल अब्बाद का क्या कहना है। इंडियन सरकार में तो हर देश में, हर दुनिया में, हर सरकारी के साथ में तो दोस्ती बन रहा है। मतलब ये तरीका है पॉलिटिकल इंटरनेशनल रिलेशन। सरकार आते, सरकार जाते, लेकिन देश की बात बहुत मोहब्बत है, तो इंडिया काफी सपोर्ट किया, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट भी किया। सीरियन मसला का हल, सीरियन बाय सीरियन फॉर सीरियन, ये तो इंडियन पोजीशन है। कोई युद्ध नहीं मांग रही, कोई फॉरेन इंटरवेंशन नहीं मांग रही। यूएन चार्टर अप्लाई करना चाहिए, लेकिन शुरू से हमारा देश में फॉरेन इंटरवेंशन हो गया, इजराइल अटैक हो गया, लीबिया ईरानियन आ गया था, रशियन भी आ गया, तुर्किश भी आया था, अरब फोर्सेस भी आया, सबको सीरिया के लिए तोड़ने के लिए तैयार है। इंडिया मेंटेन अ डिस्टेंस, ये तो सब सारी दुनिया का मालूम हो गया, इसलिए रिलेशन विल रिमेन। लेकिन जो खतरनाक है, जो ये अभी तो जब तक आईएस आया था इधर, पूरी अलकायदा वाली लोग थे वहां पर सीरिया के अंदर, वो काफी हिंदुस्तान वाले लोग भी आया था।